524 लोगों के साथ एक विशालकाय विमान हवा में उड़ता जा रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा प्लेन बेकाबू होकर धरती की ओर गिरने लगा। पायलट लाख कोशिशों के बाद भी प्लेन को अपने काबू में नहीं ला पा रहे थे। कभी ऊपर तो कभी नीचे हवा में गोते लगाते हुए ये गिरने लगा और फिर एक धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो गया। क्या थी पूरी कहानी, आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 12 अगस्त 1985 हैनेडा एयरपोर्ट, टोक्यो, जापान। बोइंग 747 का एक विशालकाय विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन को जापान एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी। दिन भर में ये प्लेन 4 बार उड़ान भर चुका था, यानी कि ये फ्लाइट 5वीं फ्लाइट थी। प्लेन को 49 वर्षीय कैप्टन मेस्मी उड़ा रहे थे। इनके पास 12,400 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वही फर्स्ट ऑफिसर यूटाका सासाकी थे। इनकी उम्र 39 वर्ष थी और इनके पास 4000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वही एक फ्लाइट इंजीनियर भी मौजूद थे। उनका काम था प्लेन में हो रहे सारे एक्टिविटी को मॉनिटर करना। ये भी काफी एक्सपीरियंस थे। 9830 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था इनके पास। इन तीनों पायलट्स के अलावा 12 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। इतने सारे क्रू मेंबर्स बस इसलिए थे क्योंकि इस प्लेन में पैसेंजर्स की संख्या बहुत अधिक थी। कुल 509 पैसेंजर्स धीरे धीरे इस प्लेन में सवार होने लगे। इतने सारे पैसेंजर्स में से 487 तो जापान के ही थे। वही 3 इंडियंस भी इस प्लेन में सवार थे। इसके अलावा बाकी के पैसेंजर 7 अलग अलग देशों से थे। करीब 1 घंटे में सारे पैसेंजर प्लेन में सवार हो गए। उधर इनके खाने पीने का सामान भी लोड कर दिया गया। एक ग्राउंड क्रू प्लेन के चारों ओर घूम घूम कर प्लेन की जांच करने लगे कि कहीं कोई डैमेज, डेंट या क्रैक तो नहीं है। इतना करते करते आधा घंटा और गुजर गया। फाइनली शाम के 6:12 में ये प्लेन हैनेडा एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन को हैनेडा एयरपोर्ट से इटामी एयरपोर्ट ओसाका जाना था। टेक ऑफ के बाद ये प्लेन मजे से उड़ान भरता रहा बिना किसी प्रॉब्लम के। पर उड़ान के करीब 12 मिनट्स बाद सब कुछ बदल गया। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दिया और प्लेन में रैपिड डीकम्प्रेशन हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेन के टेल में एक बड़ा सा छेद हो गया। हाई एल्टीट्यूड में हवा का दबाव इतना कम होता है कि इंसान वहां सांस भी नहीं ले सकते। ऐसे में प्लेन के अंदर एक्स्ट्रा हवा भरी जाती है ताकि सारे लोग सांस ले सके। पर होल बन जाने के कारण अचानक से प्लेन के अंदर की हवा बाहर निकल गई। जब कभी भी प्लेन में ऐसा होता है तो कंप्यूटर हवा के दबाव को सेंस कर लेता है और ऑटोमेटिकली इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क को ड्रॉप कर देता है। JAL के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्लेन के अंदर सारे लोग बस इसी ऑक्सीजन मास्क की मदद से सांस ले रहे थे, जो कि आने वाले 15 से 20 मिनटों के लिए था। पर मुसीबत ये नहीं थी कि प्लेन के अंदर का प्रेशराइज्ड एयर बाहर निकल गया, बल्कि मुसीबत ये थी कि इस ब्लास्ट के साथ साथ कुछ तो ऐसा हुआ जिससे प्लेन ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कैप्टन ने तुरंत ही ATC को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और कहा कि हम वापस से हैनेडा एयरपोर्ट की ओर आ रहे हैं। ATC ने बिना देरी किए कहा कि आप राइट की ओर मुड़कर रनवे से अलाइन हो जाइए। यहाँ पर प्लेन और पायलट की एक जंग शुरू हो गई, जंग जिंदगी और मौत की। ATC अब पल पल की खबर ले रहे थे, पर अब तक ना तो पायलट को पता था कि गड़बड़ी कहाँ हुई और ना ही ATC को। ATC तो बस इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह से ये प्लेन एयरपोर्ट तक पहुंच जाए, पर ऐसा हो न सका। 25 मिनट गुजर गया। यहाँ पर ATC को एक बहुत बड़ी मुसीबत दिखाई दिया। जिस डायरेक्शन में वो फ्लाई कर रहे थे और जिस रफ्तार से वो नीचे आ रहे थे, उससे तो यही अंदाजा लग रहा था कि कुछ ही मिनटों में ये प्लेन रास्ते में आने वाले एक पर्वत से टकरा जाएगा। इसलिए उन्होंने पायलट को इन्फॉर्म भी किया, पर कोई फायदा नहीं। दोनों पायलट पूरी तरह से बेबस हो चुके थे। वो किसी भी तरह से प्लेन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। वो सिर्फ प्लेन के पावर को घटा या बढ़ा सकते थे। नतीजा वही हुआ, ये प्लेन पर्वत से टकरा गया। इस टक्कर ने आसपास के एरिया को हिला के रख दिया, मानो कोई भूकंप आ गया हो। JAL के इस फ्लाइट को यूनाइटेड स्टेट के एयरफोर्स की टीम भी मॉनिटर कर रही थी। जब प्लेन के साथ ये हादसा हुआ तो पायलट ने एक डिस्ट्रेस सिग्नल ट्रांसमिट किया था
जिसे यूएस एयरफोर्स की टीम ने भी रिसीव किया। तब से ये लगातार प्लेन को मॉनिटर कर रहे थे। जैसे ही ये प्लेन क्रैश हुआ, यूएस मिलिट्री वालों ने एक रेस्क्यू मिशन लॉन्च कर दिया। उन दिनों यूएस एयरफोर्स वालों ने जापान के टोक्यो में ही अपना बेस बनाए हुए थे। अब क्योंकि ये एक अलग कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ऐसे में उन्हें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए परमिशन लेनी थी। लेकिन इस केस में उतना वक्त नहीं था, इसलिए वो बिना कहे पूछे C-130 प्लेन लेकर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया, ये कहकर कि ये हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है, हम इसे हैंडल कर लेंगे। अब तक C-130 ने हादसे के लोकेशन को खोज लिया था। उधर जापानीज रेस्क्यू टीम को अब तक भी पता नहीं था कि ये हादसा कहां पर हुआ। हादसे के करीब 20 मिनट बाद यूएस आर्मी लौट आई और उन्होंने बता दिया कि कहां पर प्लेन क्रैश हुआ। अब फिर से कुछ हेलीकॉप्टर रवाना हुआ क्रैश पॉइंट की ओर। जब तक ये हेलीकॉप्टर पहुंचा, 1 घंटा गुजर चुका था। शाम से अब रात होने लगी और करीब आधे घंटे में सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। हेलीकॉप्टर के पायलट ने 1-2 चक्कर लगाया और वापस जाकर रिपोर्ट किया कि हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा। इस रिपोर्ट की वजह से जो रेस्क्यू टीम ग्राउंड में जाने वाली थी, उन्होंने भी अपना मन बदल लिया और वहां पर जाना कैंसिल कर दिया और पास के गांव में रात रुकने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई कोई बचा ही नहीं तो फिर रात को बचाने जाएंगे किसको। इसलिए रात को गुजरने देते हैं, सुबह आराम से जाएंगे। रात गुजरने के बाद जब मेडिकल टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बहुत सारे डेड बॉडीज ऐसे थे जो क्रैश की वजह से नहीं मरे। वो खुद को जिंदा क्रैश साइट से थोड़ा दूर ले आए ताकि आग में जलने से उनकी मौत ना हो जाए। इट मीन्स वो जिंदा थे, लेकिन रात भर बिना ट्रीटमेंट की वजह से वो बच नहीं पाए। 10 घंटों तक उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। डॉक्टर्स ने तो ये दावा भी कर दिया कि अगर हम रात को ही पहुंच जाते तो आज दर्जनों लोगों को जिंदा बचा लिया जाता। हादसे के 10 घंटे बाद रेस्क्यू टीम आने के बावजूद भी 4 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। जिंदा बचे यात्रियों ने भी अपने बयान में कहा कि एक हेलीकॉप्टर आया तो था, पर एक चक्कर लगाकर वापस चला गया। हम घायल अवस्था में चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, पर शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। हादसे के वक्त तो बहुत लोग जिंदा थे, हम बस इंतजार करते रहे कि अब कोई आएगा हमें बचाने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। रात जैसे जैसे गुजर रही थी, एक एक करके लोग मरने लगे। जापान की इतनी बड़ी लापरवाही ने 520 लोगों की जान ले लिया, पर आगे इन्वेस्टिगेशन की टीम ने कई सारी लापरवाहियों का पर्दाफाश किया कि उसके सामने तो ये लापरवाही छोटी लगने लगेगी। तो आइए फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर इस केस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये हादसा आखिर कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेशन की टीम क्रैश लोकेशन पर पहुंच गई। खड़ी चढ़ाई पर चारों तरफ प्लेन का मलबा बिखरा पड़ा था, लेकिन जब क्रैश साइट को हेलीकॉप्टर से देखा गया तो कुछ अजीब दिखाई दिया। ये पिक्चर क्रैश की अगली सुबह की है। फोटो से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेन कुछ इस तरह से टकराया होगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड के विंग की वजह से जो डैमेज हुआ वो तो हमें साफ साफ दिख रहा है, लेकिन राइट साइड का विंग तो गायब ही हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेन का राइट विंग क्रैश साइट से दूर टूटा हुआ मिला। इन्वेस्टिगेशन की टीम को दूसरा क्लू मिला। क्रैश साइट से कुछ मीटर पहले यहाँ पर पेड़ों की टहनी अलग ही तरह से टूटी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, प्लेन की विंग की मोटाई भले ही बहुत अधिक होती है, लेकिन इतनी मोटाई के बावजूद भी अगर हाई स्पीड से किसी चीज से ये टकरा जाए तो वो किसी तलवार से कम नहीं होगा। ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिल रहा था क्रैश साइट से कुछ दूर पहले, लेकिन यहाँ पर पेड़ों के कटे हुए टुकड़ों का पैटर्न अलग था। अगर प्लेन इस तरह से टकराएगा तो ढेर सारे पेड़ों का सफाया हो जाएगा। अगर प्लेन इस तरह से टकराया तो बहुत कम पेड़ टूटेगा, लेकिन जापान एयर के केस में पेड़ों के टूटने का पैटर्न सीढ़ी नुमा था। ये साफ साफ इस ओर इशारा कर रहा था कि क्रैश के पहले ये प्लेन राइट की ओर झुका होगा और यहीं पर प्लेन की पहली टक्कर हुई होगी, जिसकी वजह से प्लेन का राइट विंग वहीं पर टूटकर अलग हो गया होगा। इसीलिए तो क्रैश साइट पर राइट विंग मिसिंग था। इस हादसे को अगर कोई डिटेल में बता सकता था तो वो था एटीसी। एटीसी ने कहा कि प्लेन न सिर्फ रोल कर रहा था
बल्कि ये ऊपर नीचे भी फ्लाई कर रहा था। और ये सब कुछ होना तब शुरू हुआ जब प्लेन के अंदर धमाका हुआ और प्लेन में रैपिड डीकंप्रेशन हो गया। यहाँ पर सब कुछ एक सीक्वेंस में हुआ, धमाका, रैपिड डीकंप्रेशन और प्लेन का आउट ऑफ कंट्रोल होना। ये धमाका आखिर क्यों और कैसे हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन धमाके ने प्लेन में होल कर दिया और इसी धमाके ने प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम को भी डैमेज कर दिया। अब क्योंकि प्लेन का सारा कंट्रोल प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम से ही कनेक्टेड होता है, इसलिए ये प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लेकिन एक बात इन्वेस्टिगेशन के पल्ले नहीं पड़ रही थी कि बोइंग 747 जैसे विशालकाय प्लेन में तो 4 हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, जिसने एक साथ चारों के चारों हाइड्रोलिक सिस्टम को फेल कर दिया। 4 हाइड्रोलिक सिस्टम प्लेन में होता बस इसीलिए है क्योंकि किसी वजह से 1, 2 या 3 हाइड्रोलिक सिस्टम भी खराब हो जाए, तब भी चौथे की मदद से प्लेन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करके इसे एयरपोर्ट तक ले जाया जा सके। लेकिन चारों के चारों हाइड्रोलिक सिस्टम का एक साथ खराब होना, ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही थी। प्रॉब्लम आखिर हुई कहाँ, इसका जवाब आगे कोई दे सकता था, तो वो था प्लेन का फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो आइए देखते हैं प्लेन का ब्लैक बॉक्स क्या कहती है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर प्लेन में हो रही हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। सपोज अगर प्लेन क्रैश के बाद कोई जिंदा ना बचे तो सच्चाई बताने वाला कोई तो होना चाहिए, इसलिए प्लेन में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को इंस्टॉल किया जाता है ताकि प्लेन में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ रिकॉर्ड होता रहे। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने ये खुलासा किया कि उड़ान के 12 मिनट बाद ये लगभग 24,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया और यहीं पर हुआ धमाका। इसके तुरंत बाद प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ गया। कॉकपिट में बैंक एंगल का अलार्म बजने लगा, जिसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने साफ साफ रिकॉर्ड कर लिया। अब तक प्लेन 24,500 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। प्लेन के इस झुकाव को रोकने के लिए पायलट ने योक को मोड़ने की कोशिश किया। यहाँ पर उन्हें ये पता चला कि ये योक तो जाम हो चुका है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि प्लेन का सारा कंट्रोल हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्टेड होता है और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के अनुसार प्लेन का चारों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो चुका था। लेकिन यहाँ पर अब भी एक उम्मीद बाकी थी, क्योंकि ये एक बोइंग का प्लेन था। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास 2 कार है, पहले कार में हाइड्रोलिक सिस्टम है और दूसरा कार बिना हाइड्रोलिक सिस्टम वाला है। यहाँ पर अगर पहले कार का हाइड्रोलिक सिस्टम किसी तरह से फेल हो जाता है तो कार का स्टीयरिंग व्हील जाम हो जाएगा और कार का ड्राइवर कार को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एयरबस के प्लेन में कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम फ्लाई बाय वायर कहते हैं, यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम डेड हुआ तो भाई कोई उपाय नहीं, पायलट किसी भी हालात में प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं दूसरे कार की, जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं है। ये रॉड से मैनुअली कनेक्ट होता है, यानी कि ड्राइवर अपनी ताकत से कार के दिशा को कंट्रोल करता है। इसलिए ऐसी गाड़ियों के स्टीयरिंग थोड़ा जाम होता है। यहाँ पर बोइंग कंपनी अपने प्लेन के साथ ये करती है कि वो प्लेन के सारे कंट्रोल्स को रॉड से भी कनेक्ट करती है और इसके साथ साथ इसका कंट्रोल हाइड्रोलिक सिस्टम से भी कनेक्टेड होता है, यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम भी अगर फेल हो जाए तब भी रॉड के कनेक्टिविटी की वजह से प्लेन को मोड़ा जा सकता है। लेकिन इसे मोड़ने के लिए बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोई छोटी कार नहीं, पूरे के पूरे प्लेन के डायरेक्शन को मोड़ना है। यही वजह है कि JAL के पायलट हाइड्रोलिक फेलियर के बाद भी पूरा जी जान लगा दिया योक को मोड़ने के लिए, ताकि वो किसी तरह से प्लेन को कंट्रोल कर सके। लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। 6:27 अचानक प्लेन तेजी से नीचे आने लगा, करीब 22,000 फीट। 6:31 फिर से इसका एल्टीट्यूड बढ़कर 25,000 फीट हो गया। आगे 10 मिनटों तक ये ऊपर नीचे होता रहा। 6:40 पायलट ने इमरजेंसी एक्सटेंशन सिस्टम की मदद से लैंडिंग गियर को डाउन किया, ये सोचकर कि भारी भरकम लैंडिंग गियर अगर नीचे आ जाए तो मे भी प्लेन थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। इमरजेंसी एक्सटेंशन सिस्टम ऐसी तकनीक होती है जिसकी मदद से हाइड्रोलिक सिस्टम के फेलियर के बाद भी लैंडिंग गियर को डाउन किया जाता है। दरअसल लैंडिंग गियर इतना भारी होता है कि ग्रेविटी की मदद से ये अपने आप खुद नीचे आकर लॉक हो जाता है। इसके लिए कॉकपिट के एक छोटे से पैनल के अंदर इन स्विच को ऑन करना पड़ता है। JAL फ्लाइट 123 के पायलट को लगा कि गियर को डाउन करने के बाद हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी,
लेकिन हुआ उल्टा। प्लेन तेजी से राइट की ओर मुड़ गया और गोल गोल घूमते हुए नीचे गिरने लगा। 6:50 प्लेन अब 13,000 फीट के एल्टीट्यूड से भी नीचे आ गया। इतना नीचे की धरती से भी इस लड़खड़ाते हुए प्लेन को देखा जा सकता था। उन दिनों स्मार्टफोन तो था नहीं, लेकिन फिर भी इत्तेफाक से एक कैमरामैन उसी लोकेशन पर था और उसकी नजर गिरते हुए प्लेन पर पड़ गई। तुरंत ही उसने प्लेन का फोटो ले लिया। इसके 6 मिनट बाद ये प्लेन 40 डिग्री के एंगल में हिल से टकरा गया और जंप करके कुछ मीटर दूर आगे जाकर क्रैश हो गया। यहाँ पर प्लेन के ब्लैक बॉक्स ने ये तो बता दिया कि यह हादसा आखिर किस तरह से हुआ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज थे जिन्हें खोजना अभी बाकी था। यहाँ पर वो फोटोग्राफर सामने आया। उसकी फोटो जब इन्वेस्टिगेशन की टीम ने देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि प्लेन का वर्टिकल स्टेबिलाईजर तो है ही नहीं, क्रैश के मलबे में भी प्लेन का वो पार्ट मिसिंग था। अब ये बात तो साफ हो चुकी थी कि क्यों प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, पर एक सवाल अब भी अनसुलझा ही था। चलो मान लेते हैं कि ब्लास्ट की वजह से स्टेबिलाईजर टूटा, लेकिन ये ब्लास्ट कैसे हुआ? क्या इसमें कोई बॉम्ब था? इन्वेस्टिगेशन की एक दूसरी टीम क्रिमिनल एक्टिविटी की भी जांच कर रहे थे, पर उन्हें ऐसा कोई भी सबूत या एक्सप्लोजन का निशान नहीं दिखाई दिया। उधर एक शिप के कैप्टन ने बयान दिया कि हम समुद्र के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी एक बड़ी सी चीज पानी में गिरा। वो बड़ी चीज कुछ और नहीं बल्कि प्लेन का टेल ही था। अब सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। प्लेन का कोई पार्ट टूटकर अलग होना ये सिर्फ 2 ही कारणों से हो सकता है। पहला कारण ये कि उसे जानबूझकर तोड़ा गया हो, दूसरा मेंटेनेंस में कोई गड़बड़ी हो। अब इन्वेस्टिगेटर्स JAL फ्लाइट 123 का इतिहास निकालकर देखने लगे कि कब कब इस प्लेन के टेल का मेंटेनेंस किया गया था। इस छानबीन में उन्हें 3 साल पहले हुए एक हादसे का पता चला। 19 अगस्त 1982 JAL फ्लाइट 123 एक एयरपोर्ट में लैंडिंग करने के लिए आ रहा था। विजिबिलिटी बहुत कम थी, पायलट रनवे को ठीक से देख नहीं पा रहे थे। इसी लैंडिंग के दौरान प्लेन का जो टेल था वो रनवे से रगड़ खा गया, जिससे प्लेन के टेल का प्रेशर बल्क हेड डैमेज हो गया। प्रेशर बल्क हेड को आसान भाषा में समझे तो प्लेन के पिछले हिस्से में गोल आकार का एक जालीनुमा स्ट्रक्चर फिट किया जाता है ताकि प्लेन के अंदर के प्रेशर को ये आसानी से झेल सके। प्लेन जब हाई एल्टीट्यूड पर जाता है तो वहाँ प्रेशर बहुत कम होता है और प्लेन के अंदर का प्रेशर बहुत अधिक होता है बाहर के मुकाबले। ऐसे में ये प्लेन किसी बलून की तरह ब्लास्ट ना हो जाए, इसलिए प्रेशर बल्क हेड लगाया जाता है। 1982 में JAL में हुए टेल स्ट्राइक की वजह से बल्क हेड ही डैमेज हो चुका था। वही बल्क हेड जो प्लेन को किसी गुब्बारे की तरह फटने से रोकता है। खैर, इस डैमेज के बाद इसका रिपेयर किया गया, लेकिन गलत तरीके से। बोइंग के मैनुअल में ये साफ साफ लिखा है कि जब कभी भी बल्क हेड को जोड़ना है तो 3 प्लेट्स का यूज करना है। फर्स्ट और सेकेंड को पहले ज्वाइंट करना है, फिर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को एक साथ ज्वाइंट करना है और लास्ट में सेकेंड और थर्ड को। लेकिन मेंटेनेंस की टीम ने तो अपना ही दिमाग लगाया और इसे गलत तरीके से जोड़ा। रूल रेगुलेशन तो सब गया तेल लेने, और मेंटेनेंस के बाद भी पता नहीं कौन सा इंजीनियर इस प्लेन को अलाउ किया कि हाँ भाई तुमने सही जोड़ा है, अब प्लेन को उड़ान भरने के लिए भेज दो। अब ये प्लेन उड़ता रहा, दिन गुजरता रहा। समय के साथ साथ डैमेज बल्क हेड और भी डैमेज होता गया और फाइनली 3 साल बाद 12 अगस्त 1985 को वो दिन आ गया जब ये कमजोर बल्क हेड और भी कमजोर होकर दम तोड़ दिया। प्लेन के अंदर के प्रेशर की वजह से हुआ एक धमाका जिसने प्लेन के वर्टिकल स्टेबिलाईजर को ही तोड़ दिया, साथ ही साथ चारों हाइड्रोलिक सिस्टम को भी डैमेज कर दिया। ये हादसा कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि लापरवाहियों का एक सिलसिला था जिसे किसी ने रोकने की भी कोशिश नहीं किया। मेंटेनेंस में लापरवाही, रूल्स को फॉलो न करना, इंस्पेक्शन में लापरवाही, हादसे के बाद बचाने जा रहे हैं तो उसे भी रोक देना, झूठी रिपोर्ट पेश करना कि सारे लोग मारे गए, रेस्क्यू ऑपरेशन में 10 घंटों की देरी करना, ये कह देना कि भाई रात हो गई है, सुबह को आराम से जाएंगे। इन लापरवाहियों को देखकर तो यही लग रहा था कि यहाँ जिंदगी से मजाक किया जा रहा है। मैं चाहूं कितना भी बोल लूं, उन लोगों की जिंदगी अब वापस आने वाली नहीं है। अब बस हम उस घटना को याद कर सकते हैं
इसलिए हैनाडा एयरपोर्ट के पास भी एक पार्क बनाया गया है जहां हादसे में मारे गए लोगों की बहुत सारी यादें बसी है। हर साल 12 अगस्त को आज भी लोग यहां आते हैं अपनों को याद करने के लिए। आज भी यहां प्लेन के टूटे टुकड़ों को रखा गया है जो कहीं न कहीं मारे गए यात्रियों की याद दिलाती है। हादसे में मारे गए कैप्टन की बेटी ने कहा कि ये जगह मेरे लिए बहुत खास है। उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ती थी जब मेरे पापा गुजर गए। यहाँ आने के बाद मुझे हिम्मत मिलती है, मानो मेरे पापा मेरे साथ हैं। आज कई साल गुजर चुका है। आज मैं उसी एयरलाइन कंपनी में फ्लाइट अटेंडेंट बन चुकी हूँ जहाँ कभी पापा प्लेन उड़ाया करते थे। तो ये थी कहानी जापान एयरलाइन फ्लाइट 123 की। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।